हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के। उसी के अंतर्गत दोस्तों आपने देखा होगा 2022 का नोटिफिकेशन केवीएस का आया हुआ है, जिसका फॉर्म फिल किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत जो है पीजीटी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2, यह पुस्तक सीबीएसई विद्यालय की कक्षा 10 की पुस्तक है दोस्तों। उसी का अध्ययन हम कर रहे थे। आज हम अध्ययन करेंगे साना साना हाथ जोड़ी, मधु काकरिया जी द्वारा यह लिखी हुई जो है यात्रा है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे मधु काकरिया के बारे में। मधु काकरिया का जन्म 23 मार्च 1957 को कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। इनके पिताजी साहित्य के बहुत प्रेमी थे और पिताजी के द्वारा ही इनके अंदर थोड़ी प्रेरणा जागृत की गई। इनकी पढ़ाई अर्थशास्त्र से हुई थी, लेकिन साहित्य की तरफ इनका जो रुझाव हुआ वो मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़कर, शरतचंद, टैगोर, रेणु, मन्नू भंडारी के जीवन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। फिर इन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ अपने स्कूली जीवन में ही लिखना शुरू कर दिया। आगे इन्होंने आप देखेंगे कि ना बहुत अच्छा ये इनका यात्रा वृत्तांत है। इन्हें घूमने का बहुत अच्छा शौक था दोस्तों। लगभग भारत के हर राज्य का दर्शन ये अपनी ज़िंदगी में कर चुकी हैं और 7 जो है देश को भी इन्होंने यूरोप के 7 देशों का भी इन्होंने भ्रमण किया, जैसे हॉलैंड हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, इन सारे देशों का भी इन्होंने भ्रमण किया है। अब आइए चलते हैं, हम देखेंगे थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में। इन्होंने अपनी रचनाओं का भूमिका और रचनाओं की जो मोड़ा है वो किन किन समस्या की तरफ है। सबसे बड़ी ध्यान देंगे तो इन्होंने महानगरों की घुटन को लिया है अपनी रचनाओं में। और दूसरा, असुरक्षा के बीच जो युवाओं में बढ़ती नशे की आदत है उसको इन्होंने लिया है। और इनके जीवन की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मधु काकरिया जी नोवेल्स के साथ टीवी धारावाहिक भी लिखा है इन्होंने, नोवेल्स लिखी है फिर टीवी धारावाहिक भी लिखी। यात्रा जो इनकी है, जो इस कहानी में आप पाएंगे, यात्रा वृत्तांत में यात्रा है ये साना साना हाथ जोड़ के। इसमें इन्होंने सिक्किम की राजधानी गंगोट और यूथनांग के बीच की घटना को उन्होंने वर्णन दिया है दोस्तों, इसमें किया हुआ है। आप इनकी रचनाओं पे ध्यान देंगे तो इनकी जो है कि रचना है खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत और सूखते चिनार। दोस्तों आप जान पाएंगे सिक्किम और यूथनांग इनकी राजधानी जो थी, इसी के बीच की घटना है। कहानी इनकी है, नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है कि लेखक की कहानियाँ भी पूछी जाए। बीतते हुए और अंत में यीशु, चिड़िया ऐसे मरती हैं भरी दोपहरी के अंधेरे में। इन्होंने इनके कहानी संग्रह भी हैं। लगभग 50 कहानियाँ इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं दोस्तों, जैसे खुले गगन के लाल सितारे, ये इनकी कहानी संग्रह है। सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सामाजिक, पत्ता खोर भी है इनकी कहानी संग्रह। अब इनके थोड़ी सामाजिक जीवन में विमर्श में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अपनी धरती अपने लोग भी इन्होंने लिखा है। जो है कि फिल्म का लेखन भी, टेलीविज़न वाले फिल्म का भी लेखन इन्होंने अच्छे से किया हुआ है दोस्तों। और इनकी कहानियाँ जब ये शुरू की कहानी लिखना तो इन्होंने हंस पत्रिका में अपनी कहानी भेजी छपवाने के लिए, लेकिन इनकी कहानी छप नहीं पाई दोस्तों। फिर उन्होंने वहाँ से इन्होंने हार नहीं माना, फिर ये अपनी कहानियों को वागर्थ पत्रिका और हंस पत्रिका में भेजी, जहाँ पे इनकी वागर्थ और हंस पत्रिका में कहानियाँ छपने लगी। तो इनके जो है कि इनकी लिखावट तो इनकी अच्छी थी, लिखने में रुचियाँ तो थी। जब कहानियाँ छपने लगी तो इन्होंने और मेहनत से लिखना शुरू किया दोस्तों। तो माधव काकरिया की कुछ उपलब्धियां आप देख लें, जिसमें इनको बहुत सारी उपलब्धियां भी मिली हैं। जैसे 2009 में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच रजत क्रांति समारोह द्वारा साहित्य व अन्य सामाजिक कार्यों में योगदान हेतु मारवाड़ी समाज और गौरव पुरस्कार इनको मिला है, इनसे सम्मानित किया गया है। दूसरा इनको पुरस्कार जो मिला है हेमचंद्र आचार्य साहित्य सम्मान विचार मंच द्वारा। अभी आपसे पूछा जाएगा ना, हेमचंद्र आचार्य साहित्य जो सम्मान इनको मिला वो कहाँ से मिला, तो आप बताएंगे विचार मंच द्वारा सन 1909 में इन्हें सम्मानित किया गया था।
फिर आप देखेंगे 2008 में कथाक्रम सम्मान भी इनको मिला। वो कहाँ से मिला? वो आनंद सागर स्मृति सम्मान पुरस्कार था दोस्तों। फिर आप देखेंगे 2012 में विजय वर्मा कर्ण सम्मान से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया। ये रही इनकी उपलब्धियां दोस्तों। आपने देखा इनके जीवन की जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों पे। फिर अब हम चलेंगे साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया की के बारे में और देखेंगे कि साना साना हाथ जोड़ का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो लेखिका लिखी है यात्रा वृत्तांत, ये सिक्किम की है, तो थोड़ी भाषा में हमें क्लिष्टता आ सकती है दोस्तों। तो साना साना हाथ जोड़ का मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। आइए चलते हैं, हम पढ़ेंगे। यात्रा इनकी थोड़ी लंबी है दोस्तों, इसके 2 वीडियो बनेंगे। आइए चलते हैं, अब हम यात्रा की तरफ देखेंगे। मैं हैरान होकर देखा, आसमान जैसा उलट पड़ा था और सारे तो तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान तेली तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियाँ की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहक जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे छड़ों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी। आप देखेंगे अतीन्द्रियता का मतलब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए इंद्रियों से परे। आइए चलते हैं। मैं डूबी रोशनी की वह जादुई झालर धीरे धीरे एक उजास का मतलब होता है। आप देखेंगे वहाँ का ये लोकल लैंग्वेज है दोस्तों, क्योंकि यात्रा सिक्किम की है। तो आप देखिए उजास का मतलब होता है प्रकाश या उजाला। उस शून्य से फूटने लगा एक प्रार्थना, होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो को सेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आपने देख लिया कि जो है कि इसका अर्थ अभी ऊपर हमने बताया, आप यहाँ स्पष्ट कर पाए होंगे दोस्तों। आज ध्यान दीजिए, आज सुबह की प्रार्थना के वे ए बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका जब यात्रा कर रही थी तो ये सुबह में उन्होंने सीखा था। कहाँ पे सीखा था? नेपाली किसी लड़की से, नेपाल गई थी, वहाँ पे ये सीखा था उन्होंने। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले आप देखिए, आपने कंचनजंगा का नाम इसे केटू भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ आपको इस यात्रा में आप पढ़ने वाले हैं और आप अच्छे से समझने वाले भी हैं। तो इस तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतनी सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। तो रकम रकम का मतलब होता है तरह तरह के। चलें आगे चलिए। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग आपने देखा, युमथांग यानी घंटिया सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घंटिया और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी हूँ। चलिए आगे बता रही हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध प्रतिमाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने
नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कहाँ टिकी हुई थी? तो दलाई लामा की तस्वीर पर। ठीक है, ठीक है। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है करवी लॉन्ग स्टॉप। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कौन सी फिल्म की शूटिंग? तो गाइड फिल्म की शूटिंग। तिब्बत के चीक से बमसन ने लेपचाओं के सोमेन के कुंज तेर के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी हैं। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जनजातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। आपने इतिहास में इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर्स व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं क्या? चाहे मैदान हो, पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं, एक जैसी हैं। रफ्ता 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 हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। आप परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों का काम में हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा छोटे छोटे शिवालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्काने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लेखिका जिसका वर्णन की है उनका एक चित्र भी इन्होंने सजीव रूप से प्रस्तुत किया है। निकल रहे हों, हिचकोले खाते निकल रहे हों। आगे चलेंगे। हम बिखरती असीम सुंदरता का मन पर यह भी प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम गाने लगे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, गाने के तर्ज पे। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की के से मुड़की निकाल में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मुड़की का अर्थ आप समझते चलें ताकि आपको समझने में आसानी हो। मुड़की का मतलब सिर होता है। निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार सी तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी। आपसे पूछा जाता है ना, वे तिस्ता नदी कहाँ पे है, तो ध्यान दें आप। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ भी यह तिस्ता नदी
पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। दोस्तों, लेखिका तो देखी थी, मैं तो सिर्फ पढ़ के ही खुश हो पा रही हूँ। देखी थी, मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टम वाटरफॉल। सेवन सिस्टम वाटरफॉल आपसे पूछा जा सकता है कि किस जो है कि यात्रा वृत्तांत में है, तो दोस्तों नोट डाउन करें। फ्लैग्स चमकने लगी। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त का मतलब होता है शापित या अभियुक्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद की बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गया। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं की आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैं स्वयं की, एक मिनट दोस्तों, काव्य में, हाँ यहाँ पे आ गए थे, थोड़ा सा विलंब हुआ। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवित की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। तो सरहद का मतलब होता है सीमा, जैसे एक दोस्त बॉर्डर जिसे कहते हैं। और भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, तो तामसिकता मतलब तमोगुण से युक्त जो कुटिल वाली बुद्धि होती है व्यक्ति की, और वासनाएं मतलब बुरी इच्छाएं। ठीक है, आगे चलें। इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी दूर सुंदर नज़ारे मिलेंगे, आइए चलें। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा के सुख देने वाले, कहीं चटक रहे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सॉरी। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में, ठीक है, सब कुछ बादल में चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए, सयानी का मतलब होता है समझदार या चतुर, बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर, जैसे धुंध का मतलब जैसे आप अपने यहाँ पे देखेंगे तो मतलब कि कोहरा, धुंध की चादर थोड़ी छटी। वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत अब समझ रहे हैं, स्वर्ग बिखरी पड़ी थी नज़रों के छोर तक। खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नज़ारे, वहीं कहीं लिखा था थिक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर मैंने ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदित हवा में हिलोरे लेते। प्रियुता और रूडोड्रेव
के फूल अब सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती 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 का मतलब है चलते रहो चलते रहो। और समय के लिए सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यहीं चलायमान सौंदर्य संपूर्णता के उस क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़े कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रील अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नित्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गूथे आटे सी कोमल काया माने शरीर होता है, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। कईयों की पीठ पर बंधी डों को मतलब बड़ी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़ी। BRO बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने प्रश्न किया लेखिका ने। तो उसने देखिए आगे बता रहे हैं उसने चुगलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों के टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़िनें चौड़ा बना रही हैं। मतलब पहाड़िनें का मतलब वहाँ की जो महिला हैं, पहाड़ी लोग बोलते हैं ना, तो उनके मर्द को, फिर उनके पत्नियों को पहाड़िनें बोला जा रहा है यहाँ पे। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला, यहाँ संजीदा हो गया। कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उखाड़ दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी सी की तरह बिठाकर कटे रास्ते पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। इतनी ऊंचाई होती है ना। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। आप ताजुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार का एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन डोलती आदिवासी युवतियों के, मतलब जो यंग एज की महिलाएं होती, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव। और देख लें एक बार जहाँ पे उन्होंने देखा था, फूले हुए पाँव इन पत्थर तोड़ती पहाड़िन के हाथों में पड़े डांठे का मतलब होता है हाथ में पकड़ने वाली डांडे, मतलब जो एक टंगारी में लगा हुआ लकड़ी का वो बनाया जाता है, वही। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव, यातना और वांछना एक तरफ। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यहीं तक, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इसका पार्ट 2। आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।